Good morning everyone. I am Akanksha Kandya and I am going to teach you economics subject senior secondary class of NIOS board. Today I am going to take chapter national income and related aggregate. यानी नेशनल इनकम क्या चीज़ होती है? राष्ट्रीय आय। इनकम से सबसे पहले लेकिन हमें समझना पड़ेगा इनकम क्या चीज़ है। अब इनकम आप लोगों ने देखा होगा घर में भी पेरेंट्स काम करते हैं, उनको सैलरी मिलती है, ठीक है, तो वो उनकी इनकम हो गई। एक मजदूर काम करता है तो उसको वेजेस मिलती है तो वो उसकी सैलरी हो गई या उसकी इनकम हो गई, ठीक है। ऐसे ही अगर आपके पास कोई लैंड पड़ा है, कोई मकान है जिसमें कोई किराएदार रह रहे हैं या किसी फैक्ट्री को आपने किराए पे दिया है या किसी प्रोडक्शन हाउस को दिया है तो उससे आपको किराया मिल रहा है, तो वो क्या कहलाता है? वो भी आपका इनकम हो गया। तो इनकम डिफरेंट टाइप की होती है। दो तरह की इनकम होती है, एक फैक्टर इनकम और एक नॉन फैक्टर इनकम। तो सबसे पहले जो नेशनल इनकम को समझने की ज़रूरत है तो उसमें हमें 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन समझना बहुत ज़रूरी है। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड देयर रिवॉर्ड या एंड देयर इनकम। इसमें बेसिकली सबसे पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है लैंड यानी ज़मीन। ज़मीन को किराए पे दिया जाता है और उससे इनकम होती है, उसको कहते हैं रेंट, ठीक है। सेकंड है लेबर, और लेबर की इनकम क्या होती है? वेजेस, ठीक है, भत्ता, किराया और लेबर को वेजेस मिलता है। तीसरी चीज होती है कैपिटल, पूंजी, और पूंजी के बदले में क्या मिलता है? इंटरेस्ट, ब्याज, ठीक है। जो भी पूंजी लगाते हो तो उस पर क्या मुनाफा, जो मुनाफा होता है वही ब्याज कहते हैं उसको। और फोर्थ है एंटरप्रेन्योर, और एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट। और एंटरप्रेन्योर कौन होता है? एंटरप्रेन्योर वह व्यक्ति होता है जो बिजनेस को स्टार्ट करता है, ठीक है। तो लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं और इनसे जो इनकम होती है उसी को कहते हैं फैक्टर इनकम। तो ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड देयर इनकम इज टुगेदर नोन एज फैक्टर इनकम। ठीक है। अब इसमें लैंड की भी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। लैंड क्या चीज़ होता है, लेबर क्या होता है। एग्जाम में एक मार्क्स के आपको ये आ जाता है कि लैंड किसे कहते हैं। क्या लैंड कोई ज़मीन, केवल बंजर ज़मीन को कहते हैं, या खेतों खलियान को कहते हैं, या जहाँ पे बिल्डिंग इरेक्ट की जाती है उसे कहते हैं। तो इसकी भी डेफिनेशन है। लैंड किसे कहेंगे? ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज, जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज आपकी होती हैं उनको लैंड की कैटेगरी में डाला गया है। वह ज़मीन भी हो सकती है, माउंटेन एरिया भी हो सकता है, प्लेटो भी हो सकता है। तो जितनी भी ज़मीन है वो लैंड की कैटेगरी में आ जाती है, लेकिन वो सब नेचुरल रिसोर्सेज जितने भी हैं वो लैंड, इवन रिवर एंड माउंटेन ऑल्सो कम अंडर द कैटेगरी ऑफ लैंड, ठीक है। अब लेबर किसे कहते हैं? लेबर यानी जो आप लेबर की जो आय होती है वो तो वेजेस होती है, और लेबर यानी बोथ फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट्स, जो भी काम फिजिकली और मेंटली हो रहा है उसे लेबर की कैटेगरी में डाला गया है, ठीक है। तो एक मजदूर जो काम कर रहा है ज़रूरी नहीं है वो वही लेबर कहलाए। जो ऑफिस में बैठा है वो मेंटल लेबर कर रहा है तो उसे भी लेबर कहा जाता है, और उसे लेबर को मिलता है वेजेस या सैलरीज। तो नेशनल इनकम में ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है।
कैपिटल कैसे कहते हैं? कैपिटल मतलब जो पूंजी लगाई जाती है, और पूंजी केवल पैसे को नहीं कहते हैं इकोनॉमिक्स में। कैपिटल यानी पूंजी आपकी मशीनरी के फॉर्म में भी होती है। जो मशीन्स प्रोडक्शन करती हैं उसको भी पूंजी कहा जाता है, और उसके बदले में मिलता है इंटरेस्ट, मतलब ब्याज। ठीक है। देन आपका नेक्स्ट जो है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर यानी जो वह व्यक्ति जो उत्पादन की शुरुआत करता है, और उत्पादन से रिलेटेड जो भी जो सबसे पहले जिसके दिमाग में आता है कि हाँ बिजनेस स्टार्ट करना है, प्रोडक्शन करना है, जो इनिशिएट करता है उसे कहते हैं एंटरप्रेन्योर। ठीक है। और इसको उद्यमी जो व्यक्ति, उस व्यक्ति को भी कहा जाता है। वह व्यक्ति या समूह द्वारा व्यवसाय प्रारंभ करने और उसके गठन एवं संचालन के लिए दिखाई गई पहल की को उद्यमी कहा जाता है, एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है। और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? जब वो बिजनेस स्टैब्लिश कर लेता है, चालू कर देता है, लैंड, लेबर, कैपिटल को अरेंज कर लेता है, तो उसे जो मुनाफा होता है वो होता है प्रॉफिट। और यही चारों चीज़ें हमारी इनकम होती हैं, और इनको हम नेशनल इनकम के टाइम पर, नेशनल इनकम कैलकुलेट करते टाइम ये फैक्टर इनकम को कैलकुलेट करते हैं। ये तो फैक्टर इनकम हो गई। अब हम देखेंगे नॉन फैक्टर इनकम किसे कहते हैं। नॉन फैक्टर इनकम आपकी जो होती है वह इनकम जिसमें कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है। जैसे आपने किसी को गिफ्ट दे दिया, वो प्रोडक्शन पहले ही हो चुका है, तो उसकी इनकम यहाँ पे कैलकुलेट हो जाती है। लेकिन आपने खरीदी वो वस्तु और वो किसी और को दे दी, गिफ्ट कर दी, तो जितनी भी जो गिफ्ट है, टैक्सेस हैं, डोनेशंस हैं, वह सब नॉन फैक्टर इनकम की कैटेगरी में आ जाती हैं। नॉन फैक्टर इनकम। और इसको दूसरा टर्म जो इसके लिए बोला गया है वो है ट्रांसफरेबल इनकम। और ये क्वेश्चन भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आ जाता है, तो इसको लिखना बहुत ज़रूरी है। नॉन फैक्टर इनकम डज नॉट इन्वॉल्व एनी सेक्रीफाइस ऑन द पार्ट ऑफ रिसेप्शनिस्ट। इसको शॉर्ट में लिख लीजिए, डज नॉट इन्वॉल्व एनी सेक्रीफाइस। मतलब जो रिसीव कर रहा है उसको आपको कोई भी चीज़ लेना है तो वो इन्वॉल्व एनी सेक्रीफाइस। तो आप खरीदेंगे मार्केट में, ठीक है, लेकिन अगर कोई आपको गिफ्ट कर दे तो उसके बदले में आपको पैसे पे नहीं करने पड़ते। तो यहाँ पे वो इनकम जिसमें कोई सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ रहा है पैसे का, तो उसे कहते हैं नॉन फैक्टर इनकम। तो इसमें नंबर 1 आप देख लीजिए, जितने भी गिफ्ट्स आपको मिलते हैं, गिफ्ट्स आ जाते हैं। देन नंबर 2 डोनेशन, किसी ने आपको मनी डोनेट किया है तो वो भी नॉन फैक्टर इनकम हो गया। नंबर 3 चैरिटीज, देन टैक्सेस एंड फाइन्स एक्सेट्रा। ठीक है, ये 3-4 चीज़ें आप लोग को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी पूछी जाती है। तो आपको इसी तरीके से फैक्टर इनकम और नॉन फैक्टर इनकम दोनों याद रखना है। अब ये क्यों याद रखना है? क्योंकि ये नेशनल इनकम का पार्ट है। अब नेशनल इनकम हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हम नॉन फैक्टर इनकम जहाँ होगी उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। नेशनल इनकम में ये जो फैक्टर इनकम है वो कैलकुलेट की जाती है, वो यूज़ की जाती है कैलकुलेशन के लिए, ना कि नॉन फैक्टर इनकम की। तो नॉन फैक्टर इनकम या ट्रांसफरेबल इनकम इज़ नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। इसको आप इम्पॉर्टेंट लिख लीजिए, नॉन फैक्टर इनकम इज नॉट इंक्लूडेड
इन नेशनल इनकम। ठीक है, क्योंकि अभी हम इसके एग्रीगेट्स, रिलेटेड एग्रीगेट पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो रिलेटेड एग्रीगेट में पहले हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्या चीज़ इंक्लूडेड है, क्या चीज़ नहीं, और ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूड किए जाते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं कि 3 जो बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ प्रोडक्शन, कंजम्पशन और कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये 3 बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं, बिना उसके कोई इकोनॉमी नहीं चलती है। और ये 3 स्टेज पे ही नेशनल इनकम कैलकुलेट की जाती है। एक प्रोडक्शन स्टेज पे, एक कंजम्पशन, जो चीज़ प्रोड्यूस हुई है उसे कंज्यूम किया जाता है, और जो चीज़ बच गई है, जो वेयर मोर प्रोडक्शन इज मोर देन कंजम्पशन, एक्सेस ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये 3 बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है जिससे हर एक इकोनॉमी डील करती है। अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का वो है क्लोज्ड एंड ओपन इकोनॉमी। अब क्लोज्ड एंड ओपन इकोनॉमी क्या चीज़ होती है, और ये सब हम कॉन्सेप्ट्स हैं, ये एग्रीगेट्स हैं जो हम नेशनल इनकम में पढ़ते हैं, क्योंकि इसके बाद का जो चैप्टर है वो आपको कैलकुलेशन पे ही आधारित है। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए कि क्या चीज़ इंक्लूडेड है नेशनल इनकम में, क्या नहीं। अब एक क्लोज्ड इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी भी टर्म आता है। क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब जिस कंट्रीज़ का ग्लोबली जो ट्रांजैक्शन नहीं करता है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करती हैं, वो कंट्रीज़ कहलाती हैं आपकी क्लोज्ड इकोनॉमी में। ठीक है, विच डू नॉट हैव एनी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस विद अदर कंट्रीज। आप चाहे तो इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, या इसको शॉर्ट में आप लिख लीजिए नो इकोनॉमिक रिलेशन। ठीक है, अभी आप लोग देखेंगे कोविड-19 के दौरान बहुत से ट्रांजैक्शंस हम लोगों ने बाहर की कंट्रीज से बंद कर दिए हैं। फ़्लाइट्स चल नहीं रही है, टूरिज़्म चल नहीं रहा है, बाहर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए भी डिस्करेज किया जा रहा है कि बाहर से जो भी है वो कंट्री में ही बनाया जाए, प्रोडक्शन किया जाए और वही यूज़ किया जाए। तो अभी इस स्टेज पे हम बहुत अच्छे से कह सकते हैं कि हाँ, कुछ कंट्रीज़ बिल्कुल क्लोज्ड इकोनॉमी की तरफ हो गई हैं। लेकिन कुछ टाइम पहले क्या था, हम लोग ओपन इकोनॉमी में थे। ओपन इकोनॉमी मतलब बिना किसी मतलब इकोनॉमिक रिलेशन विथ अदर कंट्रीज। जब दूसरी कंट्रीज के साथ हम लोगों का इकोनॉमिक रिलेशन था तो हम उसे ओपन इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है, तो वो ग्लोबल इकोनॉमी, वैसे वर्ल्ड की सारी कंट्रीज़ कोई भी अभी फ़िलहाल क्लोज्ड इकोनॉमी की कैटेगरी में नहीं है, लेकिन कोविड-19 के कारण ऐसी सिचुएशंस हो गई हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट काफ़ी कंट्रीज़ ने लिमिट कर दिया है। लेकिन टोटली हम अभी भी नहीं कह सकते कि क्लोज्ड इकोनॉमी है। लेकिन ये इसका बेसिक ओपन इकोनॉमी एंड क्लोज्ड इकोनॉमी का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि जिसका कोई इकोनॉमिक रिलेशन नहीं है दूसरी कंट्रीज से वो क्लोज्ड इकोनॉमी है, और जिन कंट्रीज़ का इकोनॉमिक रिलेशन है दूसरी कंट्रीज से उन्हें ओपन इकोनॉमी कह सकते हैं, और इसमें लगभग सारी कंट्रीज़ आ जाती हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसका जो है स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक किसे कहते हैं? जैसे आपने प्रोडक्शन किया, आपने गोडाउन में रखा, तो एक सिंपल वर्ड्स में जो चीज़ हम स्टॉक करते हैं, जो सामान रखते हैं, अ स्टॉक इज़ अ क्वांटिटी विच इज़ मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। अब वो किसी भी टाइम पे उस स्टॉक को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स में क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड,
ठीक है, विच कैन बी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर टाइम, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। इकोनॉमिक्स में उसे स्टॉक कहते हैं। सपोज 31 मार्च को 4 o'clock पे अगर आपने काउंट किया तो आपके जो भी स्टॉक है ये उसको हम स्टॉक की कैटेगरी में डालेंगे। और इकोनॉमिक्स में आपको जो मेन है, इसका एग्जाम्पल जो आता है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन को हम हमेशा स्टॉक मानते हैं, ठीक है, क्योंकि आप इसको काउंट कर सकते हैं। पॉपुलेशन हो गया, वेल्थ हो गया, मनी सप्लाई हो गया, ये आपका स्टॉक की कैटेगरी हो गई, ठीक है। देन फ्लो। अब फ्लो क्या चीज़ है? ये सब डिफरेंट एग्रीगेट्स हैं, आपके नेशनल इनकम का पार्ट है। फ्लो क्या है? अ फ्लो इज अ क्वांटिटी विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे जैसे ओवर द पीरियड मतलब जैसे डेज, मंथ्स, ईयर्स में जो कैलकुलेट की जाती है, जिसका टाइम डायमेंशन होता है, उसे कहते हैं, ठीक है। स्टॉक रखी हुई चीज होती है, फ्लो जो फ्लोइंग होता है, ठीक है। तो क्वांटिटी विच इज मेजर्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्वांटिटी मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम का मतलब यहाँ पे हम एक पॉइंट ऑफ टाइम जैसे 4 बजे कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इसको हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मतलब मंथ, ईयर्स में कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल नेशनल इनकम, ठीक है। नेशनल इनकम साल में एक बार कैलकुलेट की जाती है, पूरे साल की जाती है, ठीक है। फिर नेशनल इनकम के बाद पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन स्टॉक है, लेकिन पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है वो फ्लो में आ जाता है, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रो हर दिन हो रही है। तो ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो एक तरह का फ्लो है। तो ये आपका ईयर्स में, जैसे हम लोग इंडिया में हर 10 साल में सेंसस के थ्रू पॉपुलेशन काउंट करते हैं और ये फाइंड करते हैं कि कितनी बढ़ी है, कम हुई है। तो ये आपके इसके कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। ओपन इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी, स्टॉक, फ्लो एंड रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। जैसे फ्लो का जो पार्ट है, 2 पार्ट्स में इसको हम समझेंगे। फ्लो 2 टाइप्स के फ्लोज होते हैं, एक रियल फ्लो और एक मनी फ्लो। रियल फ्लो किसे कहते हैं? जैसे कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बताया आपको कि लैंड को क्या मिलता है, रेंट, लेबर को क्या मिलता है, वेजेस। तो यही जो चीज़ें होती हैं जो लैंड लेबर को मिलती है या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो मिलता है वो रियल फ्लो कहलाता है, ठीक है। और मनी फ्लो क्या किसे कहते हैं? कि जो लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर को जो मिलता है, आप लिख सकते हैं रियल फ्लो फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज, फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज को फ्लो कहते हैं, ठीक है। एंड हाउस होल्ड रेंडर फैक्टर सर्विसेज एज ओनर्स ऑफ लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ठीक है। जो हाउस होल्ड होता है वो क्या करता है, हम इसको एक सर्कुलर फ्लो में और समझेंगे, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। जैसा कि नाम है मनी फ्लो, तो मतलब इसमें फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ मनी, ठीक है। द फ्लो ऑफ मनी बिटवीन फ्लो ऑफ मनी between firm and household, ठीक है। तो अब इसको समझने के लिए एक सर्कुलर फ्लो समझना होगा हमें, कि जैसे एक फर्म है या प्रोड्यूसिंग सेक्टर है, ठीक है, ये फर्म हो गया। दूसरा आपका हुआ हाउस होल्ड मतलब कंज्यूमर, ठीक है।
अब हाउस होल्ड फर्म को क्या सप्लाई करता है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, यहाँ से गुड्स एंड सर्विसेज, रियल फ्लो, ये रियल फ्लो के फॉर्म में सर्विस प्रोवाइड करता है। ये रियल फ्लो है, इसको कह सकते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। यहां से आप बना सकते हैं रियल फ्लो फर्म करता है हाउस होल्ड को, लेकिन पहले हाउस होल्ड करता है फर्म को क्या करता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कौन कौन से फैक्टर देता है? लैंड, हाउस होल्ड लैंड किसको देता है? फर्म को देता है प्रोडक्शन करने के लिए। लेबर भी हाउस होल्ड ही सप्लाई करता है, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जो जा रहा है हाउस होल्ड से फर्म की तरफ, वो यहाँ पे रियल फ्लो कहलाएगा। फिर प्रोडक्शन हाउस यानी फर्म इसको कन्वर्ट करता है गुड्स एंड सर्विसेज में। ठीक है, तो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके जो फर्म है वो हाउस होल्ड को बेचता है। तो ये गुड्स एंड सर्विसेज जो इनसे लैंड लेबर के रूप में ली गई थी उनको यूज करता है फर्म, और रियल फ्लो के रूप में मतलब गुड्स एंड सर्विसेज के रूप में हाउस होल्ड को बेचता है। अब जब ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फर्म्स को बेचते हैं या देते हैं या किराए पे देते हैं, तो उसके बदले में क्या कर ये हाउस होल्ड क्या लेता है? हाउस होल्ड लैंड के बदले में रेंट लेता है, इसको कहते हैं सर्कुलर फ्लो। ठीक है, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यहां से यहां जा रहा है, और आप इसमें फैक्टर इनकम जो है या फैक्टर पेमेंट, फैक्टर पेमेंट फर्म है रेंट, वेजेस या सैलरीज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। प्रॉफिट किसको दे रहा है? हाउस होल्ड को। ठीक है, तो ये रियल फ्लो हो गया। और जब ये गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करते हैं हाउस होल्ड को, तो हाउस होल्ड क्या करता है? फर्म को मनी फ्लो करता है। तो ये फैक्टर पेमेंट जो है ये है मनी फ्लो, और यहां से जब हाउस होल्ड फर्म को सामान खरीदने के बदले में जो इनकम देता है या कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है उसे कहते हैं मनी फ्लो। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, जो खर्चे करता है ये सब, उसको हम कहेंगे मनी फ्लो। ठीक है, तो ये कहलाता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर्स इकोनॉमी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। इसको हमने सिंपल दो सेक्टर्स में, हाउस होल्ड और फर्म के सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा है, और ये एक सर्कुलर फ्लो है जिसमें रियल फ्लो और मनी फ्लो बराबर तरीके से हो रहा है। अब इस चैप्टर का जो मेन पार्ट है वो है डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। इसका कैलकुलेशन हम नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे, लेकिन पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है एंड नॉर्मल डोमेस्टिक टेरिटरी को पहले समझेंगे हम, या डोमेस्टिक इनकम। नेशनल इनकम किससे बना है? डोमेस्टिक इनकम प्लस द इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो पहले हम डोमेस्टिक टेरिटरी को समझना जरूरी है। इकोनॉमिक्स में डोमेस्टिक टेरिटरी केवल ज्योग्राफिकल टेरिटरी नहीं होती है,
क्योंकि जोग्राफिकल टेरिटरी हम ज्योग्राफी में जैसे पढ़ते हैं कि इंडिया का मैप बना है, वो हमारी जोग्राफिकल टेरिटरी है, लेकिन इकोनॉमिक टेरिटरी या इकोनॉमिक्स में डोमेस्टिक टेरिटरी बहुत व्यापक है, ठीक है। और इसमें ना केवल जोग्राफिकल टेरिटरी है बल्कि इसमें पॉलिटिकल टेरिटरी भी आ जाती है, और इसमें आपका इंक्लूड होता है पॉलिटिकल फ्रंटियर, ऑफ अ कंट्री इंक्लूडिंग इट्स टेरिटोरियल वाटर। जो सी एंड रिवर्स इन सब का जो आपका कोस्टल एरियाज़ में है, उसमें भी हम लोगों की एक सीमा है जहां हम उसे कहते हैं पॉलिटिकल फ्रंटियर, ठीक है, जहां तक कि हम लोग फिशिंग कर सकते हैं और जहां इवन आपके शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ऑपरेट हो सकते हैं, उस रीजन को कहते हैं पॉलिटिकल फ्रंटियर। सेकेंड है शिप्स एंड एयरक्राफ्ट। Operated by the normal resident of the country between two or more countries, ठीक है। Then fishing vessels, क्योंकि सारी कंट्रीज एक दूसरे से लिंक्ड हैं, जॉइंट हैं, बस हमने एक पॉलिटिकली बाउंड्री बना दी है कि ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, लेकिन इंडिया है, पाकिस्तान है, तो वाटर किसका है? तो वाटर की भी एक बाउंड्री बनी हुई है कि ये इंडियन टेरिटरी का वाटर है जहाँ तक कि हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, पाकिस्तान का वाटर बाउंड्री अलग है, तो उसी को हम बोलते हैं फिशिंग वेसल्स। और शिप्स एंड एयरक्राफ्ट जितने भी कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में एयर इंडिया जैसे सर्विस दे रहा है, तो वो हमारा ही पार्ट है, ओके। अगर वो दूसरी बाउंड्री में जाता है तब भी वो इंडिया का ही पार्ट है, तो वो भी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट कहलाएगा। एंड नंबर 4 इज एम्बेसीज। एम्बेसीज और कंसुलेट्स। एम्बेसीज एंड कंसुलेट्स मतलब जितनी कंट्रीज, हर कंट्री में आपको मालूम होगा कि हर कंट्री की एक एम्बेसी दूसरी कंट्री में होती है, ओके। तो वो भी पार्ट ऑफ, अगर इंडियन एम्बेसी अमेरिका में है तो उसको पेमेंट कौन कर रहा है? इंडियन गवर्नमेंट, तो वो किसका पार्ट होगी? वो इंडिया का पार्ट होगी, ठीक है। तो ये आपका लास्ट कॉन्सेप्ट इसका जो बचता है वो है इंटरमीडिएट गुड्स एंड एम्बेसी एंड कंसुलेट्स। जनरली इंडियन एम्बेसी अगर फॉरेन में है तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, ना कि अमेरिका का, क्योंकि उसको पेमेंट कौन कर रहा है? इंडियन गवर्नमेंट कर रही है। तो बेसिकली ये 4 चीज़ें डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होती है, और ये कई बार आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में दे दिया जाता है। ऐसे ही आपको ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, उसमें से आपको टिक करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका लास्ट एग्रीगेट जो है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। अब इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? जैसा कि नाम बता रहा है कि बीच में, इंटरमीडिएट मतलब बीच में जो यूज़ किए जाते हैं। जो फाइनल फिनिश्ड गुड्स होते हैं उसके पहले जो आपके गुड्स होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं, जैसे रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या है? इंटरमीडिएट गुड है। या मशीनरी, जो फिनिश्ड या फाइनल गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए ज़रूरत पड़ती है जिसकी, वो सारे इंटरमीडिएट गुड्स में आ जाते हैं। तो इनको आप इंटरमीडिएट गुड्स कैन बी डिफाइंड एज दोज गुड्स विच आर मेंट आइदर फॉर रीप्रोसेसिंग और फॉर रीसेल। गुड्स फॉर रीसेल एंड रीप्रोसेसिंग, ठीक है। जो गुड्स रीसेल या रीप्रोसेस के लिए यूज़ करते हैं उन्हें कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। जैसे कि नॉन ड्यूरेबल गुड्स जितने भी हैं, रॉ मटेरियल हो गया, या आपके एग्जाम्पल हो गए ऑयल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई,
क्या क्या चीज़ें जो प्रोडक्शन के टाइम पे लगती हैं, कोल, फ्यूल एक्सेट्रा, ये सारे जो हैं आपके इंटरमीडिएट गुड्स कहलाते हैं। ठीक है, फिर इनको आप रीसेल भी करते हैं। जैसे रीसेल के लिए अगर आपने राइस होलसेलर को बेचा, होलसेलर ने रिटेलर को बेचा, तो ये सब इंटरमीडिएट गुड्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। फाइनल गुड्स क्या है? विच आर यूज्ड फॉर फाइनल कंजम्पशन, गुड्स यूज्ड फॉर फाइनल कंजम्पशन बाय द कंज्यूमर। जो भी कंज्यूमर फाइनली यूज करता है, खासकर खाने पीने की चीजें, ठीक है, तो वो सब फाइनल गुड्स में आ जाता है। और दूसरी बात, और फॉर इन्वेस्टमेंट बाय द प्रोड्यूसर, अगर प्रोड्यूसर यूज कर रहा है तो वो प्रोड्यूसर किस लिए यूज कर रहा है? फॉर इन्वेस्टमेंट, उसे कहते हैं फाइनल गुड्स। ठीक है, या फिर दीज गुड्स डू नॉट पास थ्रू प्रोडक्शन प्रोसेस एंड आर यूज्ड फॉर एंड आर नॉट यूज्ड फॉर रीसेल। इसका उल्टा ये भी कह सकते हैं कि इनको रीसेल नहीं किया जाता है। जैसे आप एग्जाम्पल सारे ब्रेड है, खाने पीने के आइटम्स जितने भी हैं, बटर है, जो आप लोग फाइनली कंज्यूम कर लेते हैं, वो इस कैटेगरी में आ जाते हैं। ओके, नाउ इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि हम इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं इंक्लूड करते हैं। दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। इसका ये सेकेंड डिफरेंस है, नॉट इंक्लूडेड इन कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, और इसका सेकेंड डिफरेंस यही है कि फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड, फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। तो आज मैंने आपको सारे एग्रीगेट्स समझा दिए हैं। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या नेशनल इनकम में ऐड होता है, क्या नहीं होता है, सारे एग्रीगेट्स। अब हम नेक्स्ट क्लास में आपको कैलकुलेशन करना सिखाएंगे और आप एक होमवर्क लिख सकते हैं, आप डाल सकते हैं व्हाट आर ट्रांसफ़र पेमेंट्स। ओके, ये आपका होमवर्क है, आप लोग इसे कॉपी में लिख सकते हैं, रजिस्टर्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।